तंत्र विद्या के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है और तंत्र विद्या में कुछ पाने के लिए इंसानी शरीर किस हद तक जा सकता है। इंसानी शरीर की लिमिट्स कितनी हैं, हम कितना दर्द सह सकते हैं, कितना डर सह सकते हैं, उन सब की जानकारी आपको इस कहानी में मिलने वाली है। दोस्तों, ये पूरी तरह से सच्ची कहानी है जिसे मैं रोमांचक बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, इसे मैं भयावह कहूँगा। अगर आप कोई साधारण भूतिया कहानी सुनने के लिए आए हैं तो ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा डर आपको इस कहानी को सुनने में लगेगा। और जिनके दिल कमज़ोर हैं वो इस कहानी को बिल्कुल ना सुने। इस कहानी में मैं कुछ आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखाने वाला हूँ जो पूरी तरह से सच्ची हैं और उन्हें देखने के बाद हो सकता है आपका दिल भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा डरावनी और सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, अब सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। 15 अप्रैल साल 2023 पुलिस जब अहमदाबाद के जसदण कस्बे में पहुंची, वहां पर एक टेंट के अंदर उन्हें जो देखने को मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया था। हर कोई सामने जो दृश्य दिख रहा था उसे देख नहीं पा रहा था और कुछ पुलिस वाले उल्टी करने लगे थे क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने भी पहले नहीं देखी थी और पूरे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। वहां क्या हुआ उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें लग रहा था शायद कोई कातिल है जो इन्हें इतनी बेरहमी से मार कर चला गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी बाद में सामने आई और इस कहानी में आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगेगा। दरअसल ये बात होगी उससे एक दिन पहले की, यानी कि 14 अप्रैल साल 2023 को हेमू मकवाना और हंसा मकवाना एक दंपति यानी कि पति पत्नी और उनका एक बेटा था, एक बेटी थी जिनकी उम्र 12 और 13 साल थी। उन्होंने उन बच्चों को उनके मामा के पास भेजने के बारे में सोचा और उन बच्चों के जो मामा थे वो भी इसी गांव में रहते थे। वो इस गांव में थोड़ी दूरी पर रहते थे, तो उन्होंने अपने उन बच्चों को मामा के पास छोड़ने के बारे में सोचा और उन्हें वहां पर लेकर गए। अब इस गांव को गरीब गांव कहा जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ घर भी काफ़ी कमज़ोर से बने हुए हैं। अब गरीब गांव के बारे में आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, कच्चे घर हैं, इसीलिए यहाँ पर गुजारा करने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हेमू और हंसा कुछ खास करने के लिए बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लिए जा रहे थे और उन्होंने किसी को बताया नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो अपने मामा के पास जा रहे हैं, वहाँ उनके कज़न्स थे, वो उनके साथ खेलेंगे। और ये वक्त था रात का, लगभग रात के करीब या कह सकते हैं शाम के वक्त, जब अंधेरा हो रहा था। तो हेमू और हंसा उन दोनों बच्चों को लेकर मामा के पास पहुंच गए। अब वहां पर उन्होंने उन्हें छोड़ा और जो बच्चों के मामा थे वो खुद कह रहे थे कि आप यहां पर रह लीजिए, लेकिन हेमू और हंसा कह रहे थे कि हम बच्चों को छोड़ने के लिए आए हैं, हमें कोई खास ज़रूरी काम है, इसलिए हमें वापस जाना होगा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को वहां पर छोड़ा। बच्चे काफ़ी खुश थे। हेमू और हंसा अपने वापस घर की तरफ निकल पड़े। वहाँ बताते हैं सब कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जब वो बच्चों के मामा के पास गए थे, बड़ी खुशी से बात कर रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई हो उनके लिए, जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, कोई घर की परेशानी खत्म हो गई हो। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो हर कोई पूछ रहा था क्यों इतने मुस्कुरा रहे हो। जब वो वापस घर भी आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों के इतने बड़े बच्चे थे लेकिन वो थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की तरफ आ रहे थे। कई लोगों ने देखा था और वहाँ कई गाय आ चुकी थी, यानी कि गाय का झुंड था। और वो गाय जो झुंड में आती हैं कई बार एक दूसरे को धक्का देती हैं, इसलिए वो वहीं पर रुक गए थे। वो एक खास कपड़े पहनकर आए थे जो बहुत ज़्यादा साफ थे, क्योंकि वो दोनों खेतों में काम किया करते थे और जो किसान उस गांव के भी थे वो साफ सुथरे कपड़े कम पहना करते थे, यानी कि कोई विवाह शादी आ जाए तो खास कपड़े पहना करते थे, अमूमन ऐसे कपड़े पहना नहीं करते थे। लेकिन हेमू और हंसा ने बिल्कुल साफ कपड़े पहन रखे थे। गाय का झुंड आ गया था, फिर भी वो वहां पर रुक गए कि इनके पास से नहीं गुजरना है, हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए क्योंकि आज खास रात है। इसलिए वो गाय जब एक तरफ हो गई, कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना, किस तरह से हाथ पकड़कर नए कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। वो वापस अपने घर ही पहुँचे। लेकिन घर पहुँचने के बाद हेमू और हंसा उस घर में नहीं गए, बल्कि जो पीछे उनके खेत बने हुए थे ना, उस खेत की बिल्कुल पीछे वाली एक दीवार के पास उन्होंने टेंट लगाया हुआ था और उस टेंट में वो खास तरह की तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया करते थे।
जो हेमू था ना, वो पिछले 3 सालों से तंत्र विद्या सीख रहा था और तंत्र विद्या में कैसे बीमारियों को दूर भगाना है, ये सब चीज़ें वो कहीं से तो सीख कर आ रहा था। इसीलिए उसने टेंट बनाया हुआ था। ये एक तरह से श्राइन बनाई हुई थी। वहाँ पर उसने एक बड़ा सा अग्नि कुंड बनाया हुआ था और बच्चे भी कई बार जब वहाँ पर आते थे तो वो उस टेंट के अंदर बच्चों को जाने नहीं देते थे। बच्चे कई बार शरारतें करते टेंट के अंदर चले जाते थे तो वो उन्हें काफ़ी गुस्से से बाहर निकाल देते थे। और उन बच्चों ने देखा हुआ था कि अग्निकुंड अंदर बनाया हुआ है, अंतर तंत्र विद्या का काफ़ी सामान रखा हुआ है, भगवान शिव की कोई मूर्ति रखी हुई थी। इस तरह से वो किसी से सीख कर हेमू तंत्र विद्या का इस्तेमाल वहाँ पर किया करता था। और पिछले 3 सालों से वो अंदर बैठकर कोई तंत्र विद्याओं को पढ़ा करता, कोई मंत्रों को पढ़ा करता और बाहर बच्चों को वो आवाज़ें सुनाई देती और उन्हें ये पता था जब ये तंत्र विद्या की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं, हमें अंदर नहीं जाना है। तो बच्चे बाहर खेलते रहते। आज भी उसी जगह पर हेमू और हंसा पहुँचे थे और दोनों ने आज काफ़ी तैयारी कर रखी थी क्योंकि आज एक खास रात थी। सबसे पहले तो वहाँ पर उन्होंने एक अग्नि कुंड जो बनाया हुआ था उसमें थोड़ी थोड़ी आग जलानी शुरू कर दी। उसके बाद काफ़ी महंगा सामान जो अमूमन वो इस्तेमाल नहीं किया करते थे, अब तंत्र विद्या के लिए भी इतना महंगा सामान वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। काफ़ी समय से पैसे बचाए थे और वहाँ वो सामान लेकर आए हुए थे। उन्होंने वो सारा सामान वहाँ पर टिकाया, अच्छे से सफाई की, जैसे आज कोई खास तंत्र विधि का वो इस्तेमाल करने वाले थे। हर जगह उन्होंने वो सामान बिछा दिया था। इसके बाद आग जलाई और मंत्रों का कोई उच्चारण किया जो काफ़ी ऊंची आवाज़ में कर रहे थे और आसपास शायद गूंज की आवाज़ आ रही होगी और वहाँ पर कोई भी उनके उस खेत में, उस घर में आया नहीं करता था। तो उस रात उन्होंने ये किया और ये रात उनकी वैसे निकली। अगले दिन बच्चों को लेने के लिए दोनों नहीं पहुँचे और उनके जो मामा थे वो इंतज़ार कर रहे थे कब हेमू और हंसा आएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी आगे कहीं जाना था। लेकिन दोपहर तक हेमू और हंसा वहाँ पर आए ही नहीं और जो बच्चों के मामा थे वो सोचने लगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही गांव था तो बच्चों को वहाँ से घर भेजा जा सकता था। तो मामा ने कहा तुम घर देख कर आओ, तुम्हारे जो माता पिता हैं अब तक क्यों नहीं आए, हेमू और हंसा यहाँ तुम्हें लेने क्यों नहीं आए। तो बच्चे निकल पड़े घर की ओर। थोड़ा चलना पड़ा लेकिन जल्दी घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे उसके बाद उन्होंने उस घर के अंदर देखना शुरू कर दिया। अब घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, सामान वैसा का वैसा था जैसे रात को बच्चे भी छोड़कर गए थे। कई खिलौने वहां पर बिखरे पड़े थे, कुछ सामान किताबें ऐसी बिखरी पड़ी थी जैसे बच्चे बिखेरते हैं, वैसे घर साफ था। और वो खुद हैरान कि माँ तो अमूमन ऐसी चीज़ें गिरी होती हैं तो गुस्सा करने लगती है ना, माँ कहती है कि सामान सही जगह रखो, और जब वो ऐसे गंदगी डालकर कहीं चले जाएं तो माँ पीछे से सफाई कर देती है। सुबह तक सफाई किसी ने नहीं की थी। तब बच्चों को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और माता पिता हैं कहाँ पर, मम्मी पापा कहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। घर में ढूंढा, नहीं मिले, फिर खेतों में ढूंढने लगे। अब खेत काफ़ी बड़े थे तो खेतों में ढूंढते रहे, आवाज़ें लगाते रहे, आवाज़ का जवाब किसी ने नहीं दिया। फिर उन्हें लगा कि माता पिता ना पीछे जो टेंट लगाया है वहाँ पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे होंगे। वहाँ पर आग जलाकर वो अग्नि कुंड बनाया है, वहाँ तंत्र विद्या के कोई मंत्र बोल रहे होंगे। तो बच्चे भागकर उस तरफ गए, लेकिन टेंट के अंदर नहीं गए, टेंट के बाहर खड़े हो गए और आवाज़ लगाने लगे। पहले तो कुछ समय उन्होंने इंतज़ार किया क्योंकि उनके पिता काफ़ी गुस्सा किया करते थे कि बच्चे टेंट में नहीं आने चाहिए, यहाँ वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे तंत्र विद्या सीखना नहीं चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक होती है। इस तरह काफ़ी समय उन्होंने इंतज़ार किया। टेंट से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अमूमन वो मंत्रों को बोला करते थे जिसकी गूंज बाहर तक आती थी, इससे पता चलता था वो दोनों अंदर है। इसके बाद काफ़ी समय आवाज़ नहीं आ रही थी तो बच्चे भी काफ़ी चिंतित हो गए। इसके बाद बच्चे अंदर गए और उन्होंने टेंट के अंदर देखा जो अग्नि कुंड था ना, उसमें कुछ सामान था जिससे थोड़ा सा धुआं निकल रहा था, यानी कि रात को अग्नि कुंड में आग जलाई गई होगी और काफ़ी ज़्यादा जलाई जिससे धुआं निकल रहा है। उसके बाद ये जो जगह बनाई गई थी ना टेंट के अंदर, ये जैसे तंत्र विद्या के लिए धार्मिक जगह, अनुष्ठान के लिए कुछ ऐसा बनाया गया था क्योंकि वो तांत्रिक बनना चाहता होगा। लेकिन बच्चों ने देखा ये साफ जगह हुआ करती थी, पूरी तरह से साफ, गंदगी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ काफ़ी निशान छपे हुए थे क्योंकि जो टेंट था वो नीले हरे रंग का था, तो अंदर जो रोशनी पड़ रही थी वो भी हर रंग को सही से दिखा नहीं रही थी। उन्हें ये पता चल रहा था कि गंदगी डाली गई है, जैसे हर कपड़ा गंदा हो, वहाँ छींटे पड़े हुए, ऊपर छींटे पड़े हुए,
तस्वीरें हैं उन पर छींटे पड़े हुए, मंत्रों का जो सामान नारियल वगैरह रखा है वहाँ गंदगी पड़ी हुई, बिखरा हुआ सामान, पीछे भी काफ़ी ऐसा पड़ा हुआ है, बदबू सी आ रही है। बच्चों को समझ नहीं आया क्या हुआ है यहाँ, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा गए थे। आखिर माता पिता यहाँ नहीं है तो कहाँ गए। इसके बाद वो भागकर सीधा मामा के पास पहुँचे। मामा जब घर आए सीधा गए उस टेंट में, और मामा ने उस टेंट को पूरी तरह से खोला ताकि वो जो रोशनी है ना धूप की वो पूरी तरह से अंदर आए, क्योंकि उस टेंट को इस तरह से बनाया गया था कि अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, ज़्यादा देखा नहीं जा सकता था, रोशनी कम आती थी, छन कर उन टेंट से छन कर आती थी। उन्होंने पूरे टेंट को एक तरफ कर दिया और रोशनी जब अंदर पड़ी तो बच्चों के मामा की आंखें फटी रह गई थी जो दृश्य वहां पर देखा गया था। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस खुद वहां पर आकर इस दृश्य को देखकर, कुछ लोग उल्टी कर रहे थे, किसी से देखा नहीं जा रहा था। आम लोग जब टेंट के पास आते बदबू सूंघकर आधे भाग जाते, आधा जो दृश्य दिखता, जिनको दृश्य दिखता उनकी आंखें खुली रह जाती, दिल की धड़कन तेज होती और वो वहां से उल्टी करके भाग जाता। अब पुलिस वालों ने बाद में बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ। अब मैं वो बताता हूं। दरअसल हेमू और हंसा रात के वक्त वहां पर आए थे, तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे थे और ये खास रात थी जब वो खास अनुष्ठान करने वाले थे। अब तंत्र विद्या के लिए उन्होंने सामने अग्नि कुंड जलाया हुआ था, वहां उन्होंने आग जलाई थी। उसके बाद पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा रखा हुआ था, लंबा लकड़ी का फट्टा, ऊपर कोई चीज़ लटकाई थी जिसे रस्सी से बांधा हुआ था। एक तरफ वो भारी चीज़ थी, उसे एक तरफ गांठ बांधकर हेमू ने हाथ में पकड़ लिया। उसके बाद जो हंसा थी और हेमू थे, अब हेमू ने हाथ से पकड़ा हुआ था रस्सी को, ठीक है। हेमू और हंसा उस फट्टे पर अपना सर रखने लगे। वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई खास विधि थी। अब दोनों घबरा रहे थे। उसके बाद जो हेमू था उसने एक नोट लिखा कि वो क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ है, सारा लिखा। उनके हाथ कांप रहे होंगे क्योंकि उस चिट्ठी को जब बाद में बरामद किया गया ना, उसमें इस तरह से लिखा था जैसे हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे हों, वो थोड़ा डर रहे हों। खास रात थी, खास अनुष्ठान था, ऐसे उन्होंने लिखा। उसके बाद नीचे दोनों ने रंग से अंगूठा लगाया, यानी कि ये दिखाने के लिए कि ये हमने ही लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, हमने अंगूठा लगाया है, उन्हें साइन करने नहीं आते थे। इसके बाद दोनों ने अपने सर उस फट्टे पर रखे। अब जो रस्सी पकड़ रखी थी हेमू ने, वो भारी चीज़ ऊपर थी, उसने उस रस्सी को छोड़ा और वो उस भारी चीज़ ने पता है क्या किया। वो भारी चीज़ थी एक बड़ी सी तलवार नुमा चीज़। आपने पुराने ज़माने की फिल्में देखी हैं, पुराने वो सज़ा देने के हथियार देखे हैं जिसमें किसी का सर इस तरह से किसी मशीन में रखा जाता है, ऊपर से वो तलवार नुमा चीज़ उसका सर काट देती है। बिल्कुल वैसी चीज़ हेमू ने वहाँ पर बना रखी थी। अब इस तंत्र विद्या के अनुष्ठान में वो अपनी आहुति देने वाले थे। उन्होंने अपने सर वहाँ पर रखे, उस चीज़ को छोड़ा और उस तलवार नुमा चीज़ ने दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए। उस अग्नि कुंड में दोनों के कटे सर पहुँचे, वो जलने लगे और सुबह उन्हें जो चीज़ बीच में धुआं छोड़ती हुई मिली थी वो असल में उनके सर थे जो बीच में जल रहे थे। वहाँ पर जो दाग धब्बों के निशान थे वो खून के थे जो उनके धड़ से निकले थे, सर से निकले थे। उन्होंने अपनी शरीर को तंत्र विद्या के पागलपन में अग्नि में आहुति देने के लिए इस्तेमाल किया था। अब ये देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो चुके थे। उन्होंने उस सुसाइड नोट को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि हम ये विधि करने वाले हैं, अगर हम नहीं बचते हैं तो ये हमने अपनी मर्जी से किया है। हम इस विधि से, जो हंसा थी जिसको एक बीमारी रहा करती थी, वो बीमारी ठीक करना चाहते थे और बीमारी ठीक करने का एक यही रास्ता उन्हें मिला था। किसी तांत्रिक ने या किसी खास तरह के इंसान ने उन्हें ये तंत्र विद्या सिखाई थी जिसमें उन्होंने अपनी आहुति दे दी। पुलिस वाले ढूंढते रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा था आखिर किससे उन्होंने सीखा है, क्योंकि वो गुपचुप तरीके से तंत्र विद्या किसी से सीख रहा था जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी उसने। पुलिस ढूंढती रही लेकिन उन बच्चों को मामा ने गोद ले लिया। ये एक ऐसा पागलपन था उस गांव में जिसमें उन्होंने अपने सर धड़ से अलग किया, अपनी मर्जी से आहुति दी अपने सरों की। वहाँ खून बिखरा पड़ा था। अब उस तस्वीर को मैं पूरी तरह से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आप उस तस्वीर को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। आप उस हथियार औजार को देख सकते हैं जिससे उनके सर को काटा गया, कुंड जिसमें अपनी आहुति दी। अब
तंत्र विद्या में भगवान शिव की तस्वीर लगाई गई थी, जो एक तरह से अपमान हुआ। बाद में पुलिस ने अच्छी तरह से तफ्तीश की, हर तरफ पूछने की कोशिश की, लेकिन कभी पता नहीं चल पाया आखिर वो इस तंत्र विद्या को सीख के कहाँ से आया था और खुद को मारने का ये पागलपन उन दोनों के सर पर सवार कैसे हुआ। कोई एक इंसान पागल हो सकता है, आखिर दंपति पागल कैसे हो सकता है? और किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। वो तो उस रात बहुत ज़्यादा खुश थे। अगर उन्हें लगता कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो बच्चों के मामा पहले ही पहचान जाते। किसी को शक नहीं हुआ। रास्ते में दोनों हाथ पकड़ कर आ रहे थे, तब भी किसी को शक नहीं हुआ। वो दोनों ऐसे पागलपन में, तंत्र विद्या का कोई पागलपन करने वाले थे, किसी को पता नहीं चला। बाद में इस केस में काफ़ी तफ्तीश हुई और कोई खास नतीजा नहीं निकला। इसे एक पागलपन मानकर शायद केस भविष्य में बंद कर दिया जाएगा। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो इस तरह से पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। तंत्र विद्या में वो इस तरह से खो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है इससे कोई निष्कर्ष निकल आएगा। और कैसे तांत्रिक से, कैसे इंसान से उन्होंने ऐसी तंत्र विद्या सीखी कि खुद की आहुति दी और इससे उन्हें क्या मिला, शायद इसका जवाब कोई ना दे पाए। लेकिन वो बच्चे जो भविष्य में सहेंगे और अब भी जो सह रहे होंगे, उसको शायद भगवान ही जानता होगा। तो दोस्तों, मैं जानता हूं ये कोई भूतिया कहानी नहीं है, लेकिन जब मुझे इस कहानी के बारे में पता चला था, सच में मुझे डर बहुत लगा था। क्योंकि इतना बड़ा पागलपन अगर कोई कर सकता है तो ये भयावह स्थिति होगी उन बच्चों के लिए और उनके खुद के लिए। कैसा महसूस कर रहे होंगे वो उस अंतिम समय में, क्या सोच रहे होंगे? ये सोच सोच कर मुझे भी काफ़ी घबराहट सी होने लगती है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है जिसमें आपको रोमांच का एहसास होगा। ये एक भयावह स्थिति है जिस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद महसूस करेंगे, आप विचलित होते जाएंगे। और मुझे यकीन है आपको वो विचलित होने का एहसास हुआ होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो पूरी तरह से सच्ची थी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव, अपनी बात आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं भविष्य में भी ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।